हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 2 कहानियां बताई हुई हैं हमें। फर्स्ट स्टोरी से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टोरी की हेडिंग है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अरे इस नाम से तो हमारी बुक भी है। ये जो फर्स्ट स्टोरी है इसके अंदर कहानी बताई गई है एक यंग सीगल की। अब ये जो यंग सीगल है ये कौन होते हैं भाई? देखो, बर्ड होती है एक टाइप की, उसको बोलते हैं हम लोग सीगल। तो एक यंग सीगल की स्टोरी बताई गई है जो कि उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। उसको ऐसा लगता है, बिल्कुल भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसको ऐसा लगता है अगर मैंने उड़ने की कोशिश करी तो जो मेरे विंग्स हैं यानी कि मेरे पंख हैं वो मेरे शरीर का भार नहीं उठा पाएंगे। मतलब उसके दिमाग में ऐसा था कि भाई मैं अगर उड़ूंगा ना तो जो भी मेरे विंग्स है वो मेरा वेट कैरी नहीं कर पाएंगे। यंग सीगल की पूरी फैमिली कोशिश करती है कि भाई वो कैसे ना कैसे उड़ना सीख ले, लेकिन ये सीखने का नाम ही नहीं लेता। तो उसकी फैमिली उसको अकेले छोड़ देती है कि शायद वो अगर अकेले रहेगा तब वो उड़ने की कोशिश करे और हमारे पास आने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी यंग सीगल बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वो एक लेज पे यानी कि एक पत्थर के किनारे पे अकेला खड़ा रहता है। अब उसको अगर अपने पेरेंट्स तक पहुंचना था तो उसके पेरेंट्स दूसरे जगह पर थे, जहां पर जाने के लिए उसे काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और लंबी दूरी को तय करने के लिए उसे उड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पत्थर के किनारे पे बैठा हुआ था उसके नीचे था सिर्फ समुंदर। तो ये बिना उड़े उस दूरी को तय नहीं कर सकता था। अब ये जो यंग सीगल था ये कोशिश करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास चले जाता हूँ। जाता है, चल के जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो बिल्कुल पत्थर के किनारे पर आ गया है और नीचे वो देखता है वास्ट सी को यानी कि बड़े से समुंदर को, तो उसे डर लगने लगता है। उसको लगता है कि भाई मैं गिर ना जाऊं, और वापस से वो अपने नेस्ट के अंदर चले जाता है। जो उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से उड़ना सीख चुके थे और वो उड़ भी रहे थे बहुत अच्छे से। लेकिन ये जो यंग सीगल था इसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी उड़ने की। ही कुड नॉट मस्टर मतलब कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था वो उड़ने की। जो उसके पेरेंट्स थे वो आए और उन्होंने यंग सीगल को डांटा भी कि अरे भाई यंग सीगल, तुम उड़ना कब सीखोगे? जल्दी से उड़ो बेटा, जल्दी उड़ना सीख लो। उन्होंने उसे धमकी भी दी यानी कि थ्रेटन भी करा कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो हम तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे और फिर तुम भूखे ही मर जाओगे। यंग सीगल ये सारी बात सुन लेता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, ये कहानी तो तुम लोगों की भी लग रही है ना। मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि पढ़ लो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, गेम मत खेलो, लेकिन तुम लोगों के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यंग सीगल भी कुछ कुछ तुम लोगों से ही इंस्पायर्ड है लगता है। तो उसने कुछ भी नहीं खाया था 24 आवर्स तक। यंग सीगल ने वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचना तो चाहता था जो उससे थोड़ी ही दूरी पे किसी दूसरे पत्थर पे बैठे हुए थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसे उड़ना पड़ता और उड़ने से इसे लगता था बहुत ज़्यादा डर। अपने पेरेंट्स तक पहुंचना होगा अगर इसे, तो इसे उड़ना ही पड़ेगा। बिना उड़े कोई भी चारा नहीं निकलेगा। जो इसके ब्रदर और सिस्टर थे, अब भाई और बहन जो थे इस यंग सीगल के, वो इसको चिढ़ा कर फिशेस कैच कर रहे थे और खा रहे थे। मछलियों को समुंदर से पकड़ के खा रहे थे और इसको मॉक भी कर रहे थे कि अरे भाई तू तो बहुत डरपोक है, कावड़ है। कावड़ मतलब कि डरपोक। अब ये जो यंग सीगल था ये चाहता तो था वैसा ही करना, लेकिन जो इसका डर था ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था और डर रहा था बार बार कि मैं अगर उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, अगर उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। वो इसे बार बार रोक रहा था। अब तो यंग सीगल को बहुत ही जोर से भूख लग रही थी। वो देखता है कि उसके घर के सारे लोग एक दूसरे पत्थर पर बैठकर रेस्ट कर रहे हैं। वो कोशिश करता है कि ये लोग कैसे ना कैसे करके मेरी मदद कर दें, बट कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। तो वो नाटक करता है, प्रिटेंड करता है जैसे वो सो रहा है, लेकिन कोई भी उसको नोटिस नहीं करता फिर भी। अब यंग सीगल की मदर उसकी तरफ देखती तो हैं, तो यंग सीगल उनकी तरफ दुख से बोलता है मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन यंग सीगल की मदर उसको कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद ये जो यंग सीगल की मदर होती हैं
इनके मुंह के अंदर एक मछली का टुकड़ा होता है। उस मछली के टुकड़े को लेकर ये यंग सीगल के नज़दीक आ रही होती हैं उड़ के। यंग सीगल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मज़े आ गए, अब तो मम्मी मुझे मछली खिलाएंगी। लेकिन यंग सीगल की मदर उसके नज़दीक आ रही होती हैं, उसके ऊपर से उड़ रही होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल्ड होता है, सोचता है आज तो मज़े आएंगे, अब तो मम्मी को फाइनली मेरे ऊपर दया आ गई और अब मम्मी मुझे मछली खिला देंगी। वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है, जो पत्थर होता है उसके ऊपर अपना पैर मारता है एक्साइटमेंट में। लेकिन जो उसकी मदर होती हैं वो थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, उसके फेस की तरफ देखती हैं और यंग सीगल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि मम्मी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं, मुझे मछली क्यों नहीं दे रही हैं। जो उसकी मदर होती हैं उनकी बीक के अंदर वो मछली होती है और वो उसको लेकर उड़ जाती हैं उसी के सामने से। यंग सीगल अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उस मछली की तरफ मान लो अट्रैक्ट सा हो गया था। जोर से जंप मारता है मछली को पकड़ने के लिए, खाने के लिए उस मछली को। लेकिन क्या होता है फिर, नीचे होता है पूरा समुंदर उस पत्थर के जहाँ से उसने जंप मारी थी, तो वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। उसकी मदर उसके आगे ही उड़ रही होती हैं। अब ये जो यंग सीगल है जब देखता है कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ज़ोर से ये स्क्रीम करता है। अचानक से इसके विंग्स अपने आप खुल जाते हैं और यंग सीगल ये महसूस करता है कि भाई मेरे विंग्स खुल गए, अब तो मैं नहीं गिर रहा। और जैसे ही ये अपने विंग्स को फ्लैप करता है, ये देखता है कि ये क्या हो रहा है, ये फ्लोट कर रहा है एयर के अंदर उड़ रहा है। यंग सीगल गिर नहीं रहा था और ना ही अब उसे चोट लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने विंग्स को फाइनली फ्लैप कर रहा था और ऊपर की तरफ मज़े से उड़ रहा था। खुश हो गया था यंग सीगल, बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्ला रहा था और जो उसकी फैमिली थी वो भी उसके साथ ही उड़ रही थी, क्योंकि ये क्या थी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। जैसे ही वो समुंदर के नज़दीक आता है वो देखता है कि समुंदर पूरा हरा हो रखा है। अब ये ग्रीन क्यों हो रखा था समुंदर? क्योंकि जो समुंदर होता है ना उसके अंदर घास वगैरह उग रखी होती है ऊपर वाले सरफेस पे, तो उधर घास वगैरह उग रखी थी, तो इस वजह से समुंदर ग्रीन ग्रीन कलर का उसे दिख रहा था। जो उसके पेरेंट्स थे वो भी उसके साथ उड़ रहे थे। पता है उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? समुंदर के अंदर जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं, ड्रिफ्ट मारते हैं भाई साहब। ठीक है, यंग सीगल इस चीज़ को देखकर सोचता है कि मैं भी समुंदर के ऊपर पैर रखता हूँ और खड़े होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पाता। उल्टा ये तो पानी के अंदर डूबने लगता है। जोर जोर से यंग सीगल चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं नहीं उड़ सकता। कुछ ही देर में ये नोटिस करता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके पैर ही डूबे थे, बाकी की इसकी पूरी बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी। फर्दर ये सिंक नहीं होता। अब ये बहुत ज़्यादा खुश था और जो इसकी फैमिली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है यंग सीगल के एफर्ट्स को और उसको फाइनली डॉग फिश का एक टुकड़ा भी दे देती है। अब ये डॉग फिश क्या होती है भाई? एक मछली की वैरायटी होती है, उसका एक स्क्रैप मतलब उसका एक टुकड़ा दे देती है। यंग सीगल मज़े से उस मछली के टुकड़े को खाता है और जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहीं पर जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाला पार्ट था इस स्टोरी का वो ख़त्म होता है। आप सबके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब इसमें से कौन है, ही कौन है इस लाइन के अंदर? और आखिरकार ये जो ही था ये एंग्री क्यों हो रखा था और एंग्री होने का इसका कारण क्या था? ज़रा होमवर्क के अंदर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकंड स्टोरी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो
आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो एक पायलट है और रात को लगभग 1 बजे वो अपने प्लेन के अंदर बैठ गए हैं। बोर्ड कर लिया है उन्होंने, और जब वो अपने प्लेन के अंदर बैठे हैं तो वो आसमान को देख रहे हैं प्लेन से। तो आसमान बिल्कुल साफ है, चांद सितारे उन्हें अच्छे से दिख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी पायलट जब प्लेन के अंदर बैठता है तो वो आसमान को देखता है। क्यों देखता है? कि भाई कहीं कोई वेदर के अंदर खराबी तो नहीं है, कहीं मौसम खराब तो नहीं है। उस समय प्लेन को उड़ाने का सही समय नहीं होता। तो यहाँ पर जो आसमान था वो बिल्कुल क्लियर था, मतलब वो अच्छे से प्लेन को उड़ा सकते थे। अब वो जा कहाँ पर रहे थे? वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। ऐसा क्यों? वो इंग्लैंड क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको अपने वैकेशंस यानी कि अपनी छुट्टियां फैमिली के साथ बितानी थी। अब छुट्टी पड़ गई होंगी शायद उनकी कोई, तो इसी वजह से वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ छुट्टी बिताने के लिए। और वो जा किस चीज़ से रहे थे? एक ओल्ड डकोटा प्लेन, मतलब जो उनका प्लेन था वो कौन सी वैरायटी का था? इट वॉज अ ओल्ड डकोटा प्लेन। जैसे गाड़ियाँ होती हैं ना अपनी अलग अलग, फॉर्चुनर, BMW, मर्सिडीज़, कुछ इसी तरीके से प्लेन्स भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। अब जब वो प्लेन के अंदर बैठ गए थे तो उन्होंने प्लेन को उड़ाना शुरू करा। प्लेन को उड़ाने से पहले हर एक पायलट को कांटेक्ट करना होता है कंट्रोल रूम को। अब कंट्रोल रूम क्या है भाई? देखो, जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो फ्रांस एक कंट्री है। फ्रांस के अंदर एक जगह है पेरिस, वहाँ से ऑथर उड़ रहे थे। तो इन्होंने कांटेक्ट कहाँ पर करा? पेरिस के कंट्रोल रूम को। अब ये कंट्रोल रूम क्या होता है? देखो, जहाँ से भी हम लोग एयरपोर्ट से प्लेन को उड़ाते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा ऑफिस होता है जिसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते हैं। इस बड़े से ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। इन सारे लोगों का पता है क्या काम होता है? इन लोगों का काम होता है कांटेक्ट करना। किसको कांटेक्ट करना? पायलट्स को कांटेक्ट करना, उनसे बात करना कि भाई कोई पायलट को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और पायलट भी कंट्रोल रूम को बार बार कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि हमें प्लेन के अंदर ये दिक्कत आ रही है, आप हमारी हेल्प कर दो। तो कंट्रोल रूम वाले लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करा कि क्या करूँगा, मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करूँगा। कांटेक्ट करा उन्होंने रेडियो की फॉर्म से, और उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक प्लेन के अंदर इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो पेरिस कंट्रोल रूम के लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, आप चले जाओ इंग्लैंड, कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने एक्नॉलेज करा इस चीज़ को, और उन्होंने सलाह दी पायलट को कि आप ऐसा करो, आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना प्लेन मोड़ लो तो आप आसानी से इंग्लैंड पहुंच जाओगे। पायलट ने, यानी कि जो हमारे ऑथर थे, उन्होंने भी ऐसा ही करा। ऑथर ने अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लिया इंग्लैंड पहुंचने के लिए। हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर्स पीछे छूट गया था। इंग्लैंड के वो धीरे धीरे करके नज़दीक आते जा रहे थे। अचानक से तभी उन्हें अपने प्लेन के सामने बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं, बादल दिखते हैं। और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये एक पहाड़ की तरह, काले काले बड़े बड़े पहाड़ की तरह दिख रहे होते हैं। पायलट को, यानी कि हमारे ऑथर को, एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि भाई अगर मैंने गलती से भी इन क्लाउड्स के ऊपर से प्लेन को उड़ाने की कोशिश करी तो उतनी ऊंचाई पे मेरा प्लेन नहीं उड़ पाएगा। तो मैं क्या करूं? चारों तरफ ये काले काले बादल हैं। वो डिसाइड करते हैं कि मैं वापस पेरिस ही चले जाता हूं। लेकिन उनका मन था अपने घर पर भी जाने का, अपने घर वालों के साथ छुट्टियां बिताने का। तो वो रिस्क ले लेते हैं और इस स्ट्रॉम के अंदर, यानी कि इस गंदे मौसम के अंदर, इस तूफान के अंदर घुस जाते हैं अपने प्लेन को लेकर। बाहर की उन्हें कोई भी चीज़ नहीं दिखती। हर चीज़ बाहर ब्लैक ही ब्लैक दिख रही थी, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था उन्हें बाहर।
जो ओल्ड प्लेन था, मान लो वो जंप कर रहा था एयर के अंदर, ऐसे यूं उछल रहा था एयर के अंदर। जो उनका कंपास था वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वो सोचते हैं कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता हूं, उनसे मदद मांगता हूं, शायद वो लोग मेरी मदद करें। लेकिन कंट्रोल रूम को भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्लेन के जो ऑलमोस्ट सारे सिस्टम थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। अब आपको भी पता है क्यों कर दिया था बंद, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये बहुत पुराना प्लेन था और वो ऊपर से इसको स्टॉर्म के अंदर यानी कि तूफान के अंदर उड़ा रहे थे। एक तरीके से जो हमारे ऑथर थे वो स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर खो गए थे। अचानक से उन्हें एक ब्लैक कलर का प्लेन उड़ता हुआ दिखता है। उस प्लेन की पंखों पे यानी कि विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं होती। जनरली जितने भी प्लेन होते हैं उनके विंग्स पे लाइट होती हैं। वो देखते हैं कि इस प्लेन के विंग्स पे तो कोई भी लाइट नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो प्लेन है ये मेरे साथ ही उड़ रहा है, तो उन्हें थोड़ी खुशी भी होती है कि भाई चलो मेरे साथ कोई तो है। वो सिग्नल, एक तरीके से उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये मुझे सिग्नल देने की कुछ कोशिश कर रहा है और मैं ना इस प्लेन को फॉलो कर लेता हूँ। तो ऑथर क्या करते हैं, ऑथर उस प्लेन को फॉलो करते हैं और सोचते हैं शायद मैं इस तूफान से इस प्लेन की मदद से निकल जाऊं। जो आगे ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था उसकी मदद से मैं इस तूफान से निकल जाऊंगा। ऑथर यही करते हैं, अपने प्लेन से उसे फॉलो करते रहते हैं ब्लैक एरोप्लेन को। कुछ समय बाद वो ये देखते हैं कि आधा घंटा बीत गया है और वो उस प्लेन के पीछे पीछे उड़े जा रहे हैं। वो नोटिस करते हैं कि जो मेरा प्लेन था उसके अंदर जो फ्यूल बचा था वो लगभग 5 से 10 मिनट का ही बचा था। मतलब वो प्लेन को सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ा सकते थे, इतना ही फ्यूल था। लेकिन उनका प्लेन तो आधे घंटे उड़ गया। उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपने प्लेन को नीचे एयरपोर्ट के ऊपर उतारना शुरू करते हैं। और जब वो एयरपोर्ट के ऊपर उतर जाते हैं, रनवे के ऊपर उतर जाते हैं, वो जगह जो होती है जहाँ पर प्लेन उतरते हैं वहाँ पर वो उतर गए थे, उसे रनवे बोलते हैं। वो अपने फ्रेंड को ढूंढना शुरू करते हैं। उनका फ्रेंड कौन था? वो जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर उड़ रहा था ना पर्सन, वो जिसने उनकी मदद करी थी। वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। वो उसको थैंक यू बोलना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि मैं उसे थैंक यू बोल दूंगा, लेकिन आसमान के अंदर भी उनका फ्रेंड नहीं दिखता और जो एयरपोर्ट था जहाँ पर प्लेन लैंड हो रहे थे वहाँ पर भी उनको अपना दोस्त नहीं दिखता। तो वो कंट्रोल टावर के अंदर चले जाते हैं, मतलब वहीं का जो इंग्लैंड का होगा शायद कंट्रोल रूम, वहाँ वो चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर वो एक वुमेन से पूछते हैं कि एक प्लेन था जो शायद आसमान के अंदर उड़ रहा था और उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो वहाँ पर वुमेन बैठी होती है वो हंसने लगती है। पहले तो वो मतलब सोच में पड़ जाती है और फिर वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि आसमान के अंदर अभी तो इस समय कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा आपके प्लेन के सिवाय। ऑथर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है भाई मेरे प्लेन के सिवाय कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा, तो वो उस तूफान के अंदर जो मेरे आगे ब्लैक एरोप्लेन था वो किसका था? वो सोचते हैं कि आखिरकार मेरी मदद करी तो करी किसने? उस प्लेन का पायलट कौन होगा ब्लैक प्लेन का? क्योंकि जो मेरा प्लेन था, मेरे प्लेन के अंदर तो ना ही कंपास था, ना ही रेडियो था और इनफैक्ट फ्यूल भी नहीं बचा था। 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल था। उनका प्लेन 5 से 10 मिनट ही उड़ पाए, लेकिन आधे घंटे उड़ गया था उनका प्लेन। वो बार बार इसी चीज़ को सोचते रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन में आखिरकार कौन पर्सन होगा। उस पर्सन के तो प्लेन के जो वो होते हैं विंग्स होते हैं उन पे लाइट भी नहीं थी। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब आप सबसे भी मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ, हु रेस्क्यूड द नरेटर व्हेन ही वॉज होपलेसली लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स? आपको क्या लगता है कि आखिरकार नरेटर की मदद किसने करी थी? ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का। फटाफट इस चैप्टर का जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया उसका आंसर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर चाहिए जिनको लगाकर आपके बोर्ड में फुल मार्क्स आ सकते हैं, मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करके नोट्स से रिविजन करके आपके फुल मार्क्स बोर्ड में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको कैसे मिलेगी? आपको नोट्स और सैंपल पेपर और शाउट आउट मिलेगा मेंबर बन के। मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।